आज हम खड़े हैं आरसपुरा में और हमारे साथ इस समय सुचेतगढ़ के कैंडिडेट जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं टीएस वाजवा साहब हैं हमारे साथ और इनसे आज बात करेंगे। ये पूर्व में पीडीपी के एमपी भी रहे हैं। पीडीपी पार्टी से इन्होंने रिज़ाइन किया और हाल ही में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो वाजवा साहब आप बताइए, इस समय आप कांग्रेस की टिकट से यहाँ पर डीडीसी के इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, किस तरीके का वातावरण आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके? क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जो हैं यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पर आके कैंपेन कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, इस वक्त जो हमारा खासकर मैं कहूँगा, एक तो जम्मू कश्मीर का जो पूरे का पूरा माहौल है और विशेष तौर पर हमारा जो सुचेतगढ़ हल्का है, यहाँ से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, डीडीसी का चुनाव कर रहा हूँ। आज से कोई 5-6 दिन पहले हमने ये फैसला किया लड़ने के लिए। इससे पहले हम सोचते थे कि जो छोटा चुनाव है, जिस तरह वाकई हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो सेकंड लीडरशिप लाइन लीडरशिप होती है, इस इलेक्शन में बहुत चुनाव लड़ती है। लेकिन जिस बात यहाँ हमारे जो फार्मर मिनिस्टर हैं माननीय श्याम चौधरी जी, जो यहाँ से आप चुनाव लड़े हैं, जिस पर उनकी पार्टी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया, हाईकमान ने बैठ कर हम भी उसके बराबर का कोई जो है चेहरा वहाँ पर उतारेंगे। तो इसलिए पार्टी ने फैसला किया, सारी पार्टी ने बैठकर, जितनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी, जिसमें हमारे पार्टी जो प्रेसिडेंट है वो भी आए हुए थे, मीर साहब, तो उन्होंने मुझे उनके मुकाबले मैदान में उतारा है और मैं समझता हूँ यहाँ अच्छा एक माहौल है। अब पूरे देश में आप देख रहे हैं जिस तरह से एक माहौल बन चुका है। आज देखा आपने कि लाखों जो किसान हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो अभी रिसेंटली जो उन्होंने 3 बिल लाए हैं, जिसको सरकार कहती है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन जिनके लिए जो कानून लाया गया है वो कह रहे हैं कि ये हमारे नुकसान के लिए है और सचमुच ये किसानों के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए पूरे देश का जो किसान है वो सड़कों पे है और उसकी जो दिल्ली में जो किसान सड़कों पे है, तो उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारा जितना भी एरिया है, जो बासमती प्रोड्यूस एरिया है, यहाँ जो पूरे विश्व में जो मशहूर बासमती है वो इस एरिया में होती है। तो इसलिए हमारे भी किसानों में जो है रोष है काफ़ी इसको लेकर। एक तो ये MSP ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर चुनाव पर ज़रूर होगा? नहीं, डेफिनेटली होगा। जब देश का करोड़ों किसान जो है वो सड़कों पर है और उसका असर तो डेफिनेटली चुनाव पे पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आज हमारे यहाँ जो किसान में परेशान है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो हमारा जहाँ मुकाबला, ये सही बात है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। वहाँ जो दूसरा मेरे अपोजिट जो है वो फार्मर मिनिस्टर चौधरी जी और मैं फार्मर मेंबर पार्लियामेंट हूँ। तो इसलिए लोगों में इस बात लोग चाहते हैं कि जहाँ एक परिवर्तन आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। तो उसी को लेकर हम मैदान में आए और लोग हमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग, मुझे लगता है कि बीजेपी से थोड़े परेशान हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं। इसलिए वो चाहते हैं, खासकर हमारे यहाँ हमारे बहुत से लोकल इशू भी है। लोकल जहाँ ये हमारा, जिस तरह मैंने कहा, ये पूरे का पूरा बासमती प्रोड्यूस एरिया है, तो जहाँ हमारे नहरों की समस्या है, जहाँ ट्यूबवेल की समस्या है, जहाँ हमारे पाकिस्तान से फायरिंग होती है, वहाँ हमारे कैजुअल्टी होती है, हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारे जो पशु हैं वो मारे जाते हैं और भी दूसरा नुकसान होता है। तो आज जब से ये हमारी यहाँ सरकार आई है, केंद्र में NDA की सरकार आई है, यहाँ उन लोगों को अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो इसलिए वो लोग भी परेशान हैं। और अब जो जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो इसको लेकर परेशान है। एक तो उन्होंने बाहर के लोगों को, जिस तरीके से आपका एरिया जो है वो बॉर्डर के साथ साथ लगता हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता हुआ है और हमेशा जब भी फायरिंग होती है तो काफ़ी लोग जो हैं वहाँ अफेक्टेड होते हैं। तो जो बंकर्स का इशू है कि बंकर नहीं प्रॉपर वे में बने हुए हैं, वो क्या लगता है आपको कि उसको किस तरीके से आपने इस इलेक्शन में रेज किया है? देखिए, बंकर तो अभी सरकार जो बना रही है उसमें, लेकिन बंकर कितने बनाएगी सरकार? देखिए, बंकर से बैठने से ये तो है नहीं कि उनका अंदर खाना पीना, जैसे हम बंकर बनाते हैं, जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्स रहती है बॉर्डर के ऊपर, जिस तरह हमारी आर्मी रहती है बॉर्डर के ऊपर बंकरों में रहती है, तो उनके पास तो पूरा खाने पीने का बंदोबस्त होता है, पीछे से आ जाता है उनको। लेकिन जो हमारा किसान है वो तो बंकर में उस वक्त जाएगा जिससे फायरिंग वगैरह होगी, तो आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वो बंकर में बैठेगा। तो अगर उन्होंने पशु रखे हुए हैं, उसके लिए भी उन्हें चारा वगैरह लाना, उनको उनके लिए उनका दूध निकालना, सब कुछ करना है। तो वो तो 24 आवर बंकरों में तो रह नहीं सकते ना,
उनको परेशानी होती है। तो जब वो बाहर जाएंगे घास वगैरह लेने के लिए उनको वो जाएंगे तो उनको परेशानी होगी। तो इसलिए बैंकर उन्होंने बनाए से इमरजेंसी के लिए, जब कभी सडन फायरिंग हो जाए तो उसके बाद वो बैंकर में जा सकते हैं। लेकिन बैंकर वगैरह अब सरकार बना रही है, लेकिन कितने बैंकर बनाई। तो आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 20 पॉइंट का जो है वो डॉक्यूमेंट्स लाया है, विजन डॉक्यूमेंट लाया है, और उसमें जितने भी आप देखते हैं पॉइंट वो सारे नेशनल लेवल के पॉइंट्स हैं। उसमें गुपकार अलायंस की बात की जाती है वर्सेस नेशनल जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी बात की जा रही है। दूसरा उन्होंने बात की थी जिस तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, वो सारे उस तरीके से हैं। तो कांग्रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किस बेसिस पे इस समय इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, एक चुनाव तो होता है पार्लियामेंट का, जो पूरे देश के लिए कानून बनता है, सबको किया जाता है। पूरे देश की जो बड़ी बड़ी पॉलिसी हैं वहाँ पार्लियामेंट में बनती है। और उसके बाद होता है असेंबली का चुनाव, जिसको असेंबली जो भी वो विद इन द स्टेट जो भी कानून पास किए जाएँ जो लोगों के लिए, उसको पास किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है अभी जो इन्होंने किया है, जो पहली बार हमारे जम्मू में हो रहा है जो चुनाव, इससे पहले कभी जो चुनाव हुआ नहीं। तो ये तो एक लोकल चुनाव है, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव है। डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करने के लिए ये चुनाव है। इसमें गुफार कहाँ से आ गया, मुद्दा आ गया, या इसमें नेशनल मुद्दे कहाँ से आ गए? अब मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इनका कोई मुद्दा नहीं। ना जो लोगों को रोजगार दे सके ये लोग, ना जो किसानों की कोई कहते हैं कि 70,000 नौकरियां लाएंगे। नहीं लाएंगे तो 2 करोड़ माने प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़। अभी 2 करोड़ लोग जो है बेकार हो गए हैं। इन्होंने 2 करोड़ कहा था हम नौकरी लाएंगे, जो तो 25,000 भी एक साल में नहीं दे सके, बल्कि 2 करोड़ नौकरी चली गई। इसी तरह इन्होंने तो बहुत बातें की, इन्होंने 15 करोड़ भी कहा था हम लाएंगे। इन्होंने ये भी कहा था हम किसानों की जो इनकम है 2 गुनी करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम जो MSP है किसानों की वो 1.5 गुना करेंगे। तो स्वामीनाथन की जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। तो स्वामीनाथन जो कमीशन उसकी रिपोर्ट क्या लागू, इस बार उन्होंने टोटली जो है 50 रुपये जो इन्होंने रेट बढ़ाया है MSP, जो हमारे जो फसल आनी है, अभी जो गंदम की फसल आनी है उसमें टोटली उन्होंने 50 रुपये बढ़ाया एक साल में। तो कहाँ 1.5 गुना होगी? तो इसलिए जो वादे करते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगता है कि जिस तरीके से इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, एक तरफ तो दिग्गज नेता यूनियन मिनिस्टर्स तक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कैंपेन कर रहे हैं, दूसरा आपकी पार्टी उस तरीके से आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रही है कि आपकी तरफ से भी कोई सेंटर से यहाँ बड़ा नेता आए, रैलीज हों और लगे कि आपको भी लगे कि कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट है। आपकी पार्टी उस तरीके से क्यों नहीं आपको सपोर्ट? देखिए, हमारे पास दिग्गज नेता हमारे चीफ साहब हैं, कितनी बार हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ हैं, सबसे बड़े हमारे यहाँ के लोकल लीडर हैं वो। तो बाकी देखिए दिग्गज नेता यहाँ क्या करेंगे आकर? आपने दिल्ली में चुनाव देखा जिसका केजरीवाल जी लड़ रहे थे, 270 मेंबर पार्लियामेंट उतारे थे उन्होंने, और पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी इनकी वर्कर्स से वो दिल्ली में उतारे थे। इन्होंने जितने भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उनको भी दिल्ली में भेजा था, और फॉर्मर जितने चीफ मिनिस्टर उनको, और पूरी की पूरी इनकी कैबिनेट थी जो 70-75 जितने मिनिस्टर थे सबको इन्होंने दिल्ली में उतारा था। तो रिजल्ट क्या लिखा? 3 के 4 में टोटल इनके MLA बने हैं। तो आज वो नहीं होगा कि सेंटर क्या करेगा आगे? जहाँ अभी आया था अनुराग ठाकुर जी, वो क्या करेगा? क्या अनाउंसमेंट की उन्होंने? मैं समझता हूँ उनका रिएक्शन होता है। अगर कोई वहाँ से मिनिस्टर आए और वहाँ से आकर अनाउंसमेंट करे कि हम ये करेंगे, जब से यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी 3 साल पीछे जो सरकार रही इनकी, उसमें PDP और BJP थी, तो सबसे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ सबसे ज़्यादा तो जम्मू के साथ हुआ। जो जम्मू की बात करते थे कि कश्मीर वाले खा गए, कश्मीर वाले खा गए, और सबसे मैं कहता हूँ अगर नुकसान हुआ है, चाहे जम्मू का किसान था, जम्मू का ट्रांसपोर्टर था, जम्मू का नौजवान है, जम्मू का कोई रेडी फड़ी वाला है, जम्मू का दुकानदार है, या कोई इंडस्ट्री वाला है, सबको ज़्यादा नुकसान हुआ इनके जब से, चाहे वो गवर्नर रूल है या इसमें इनकी सरकार रही 3 साल कोलिशन सरकार। आप भी तो उसी का हिस्सा थे? नहीं, हम थे, मैं तो शुरू से खिलाफ था, शायद हो सकता मैं इसीलिए पार्टी छोड़ी हो। तो क्या मेन रीज़न क्या रहा पार्टी छोड़ने का? क्या आपको लगता है कि महबूबा की स्टेटमेंट खाली एक वजह थी या पहले से ही ये गुबार बन रहा था? छोटी मोटी डिफरेंस तो पार्टी में चलते हैं, हर एक पार्टी में चलते हैं। अगर हम छोटे छोटे इशू पर पार्टी छोड़ें फिर तो कोई आदमी किसी पार्टी में रह नहीं सकता, क्योंकि हर पार्टी में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एक परिवार में छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो होते हैं। लेकिन मुझे सबसे बुरा लगा, आज से कोई 6 महीने साल पहले भी कहा था महबूबा जी ने एक बार कि अगर 370 ख़त्म की तो हम कोई भी कश्मीरी में तिरंगा नहीं उठाएगा। तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर आपने ऐसी बातें करनी है तो ये हमें अच्छी नहीं लगती। बाकी हम सबको टॉलरेट कर सकते हैं, वी टॉलरेट एवरीथिंग, लेकिन जो नेशनल फ्लैग है इसका जो अपमान है वी कॉन्ट टॉलरेट इट। वी कैन सेक्रीफाई अवर लाइफ बट वी कॉन्ट टॉलरेट इट। तो इसी के मुद्दे के ऊपर मैंने और हमारे 2-3 साथी थे, अब मैंने रिज़ाइन कर दिया कि हम इसको, क्योंकि हमारे जो प्रोविजन है
खासकर हमारी जो फैमिली और खासकर मैं कहूँगा हमारी जो सिख कम्युनिटी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया इस देश के तिरंगे की खातिर। तो आज कोई उसकी इसको डिसरिस्पेक्ट करे तो हम कैसे टॉलरेट कर सकते? हम मर सकते हैं, हम अपना खून दे सकते हैं, हम कतरा कतरा खून का दे सकते हैं, लेकिन हम इसको कभी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसी आधार के ऊपर हमने जो है वो रिज़ाइन दे दिया और कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इनका इतिहास रहा है इस देश को याद कराने में कौन थे। अगर कांग्रेस को बनाई गई 1885 में तो इसीलिए बनाई गई कि देश को आज़ादी दिलानी है और दिलाई। तो उसके बाद इनके दो लीडर जो हैं वो देश के लिए कुर्बान भी हुए। किस लिए कुर्बान हुए? वो कहीं किसी ज़मीन का दखल लेने तो गए नहीं कि वहाँ उनकी कैजुअल्टी होगी, इसी देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और जहाँ आज हम खड़े हैं, जहाँ हमारा देश खड़ा है, वो वहाँ पहुँचाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो कांग्रेस का है। और जितनी भी स्कीम्स हैं प्रॉपर गरीबों के लिए, वो शुरू का रिजर्वेशन हो, हमारा जो किसान क्रेडिट स्कीम हो, हमारे जो दूसरी जो ये PDS सिस्टम है, हमारा जो नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल है, जो हमारा IABI का सिस्टम जो फ्री मकान दिए जाते हैं गरीबों को, वो जितनी भी जो गरीबों के रिलेटेड स्कीम्स हैं वो सब कांग्रेस ने लाई। ये तो सब झूठ बोलते हैं। उसी को आज कहते हैं हम 18,000 गाँव को हमने बिजली दे दी 6 साल में। तो इनको पूछिए अगर कांग्रेस भी ऐसे करती 3,000 एक साल में वो देती बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन करती तो मेरा ख्याल 200 साल लग जाते। 7 लाख से ज़्यादा हमारे देश में बिल्स हैं तो उसको कितनी देर लग जाती। तो ये तो जो पिछली स्कीम्स हैं उसी का नाम बदल कर अपना कहती हैं जी हमने किया, ये किया, वो किया। आपने देख लिया सबसे जो बड़ा काम करने वाला है देश में, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, माइंस चली गई। बांग्लादेश हमारे आगे चला गया। बांग्लादेश की पर कैपिटा जो इनकम है वो $1887 है पर कैपिटा, और हमारे हिंदुस्तान की $1876 पर कैपिटा। बांग्लादेश जिसको हमने याद कराया, जिसको उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, जिसमें इंदिरा गांधी जी थी, उन्हें 2 टुकड़े कराए। इतनी बड़ी ये छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं उसको मीडिया में दे देते हैं, मीडिया दे देते हैं। जो उनका गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया कह लो, गोदी मीडिया कह लो, वो उसी में लगा रहता है। लेकिन उनको पूछो जिन्होंने 93,000 आर्मी को सरेंडर किया, कैद किया, सबसे बड़ी वो सर्जिकल स्ट्राइक वो थी। जो एक लेडी थी प्राइम मिनिस्टर, ये कहते हैं मेरा 56 इंच सीना है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम, क्योंकि मैं बॉर्डर पर रहने वाला हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ। उस वक्त हमारे लोग वहाँ जाते थे, जो वहाँ सामान वगैरह लाते थे, तो हम बॉर्डर पर छोटे थे उसमें, 3री-4थी जमात में पढ़ता था, 65 में। तो उस वक्त हमारी जो आर्मी थी फौज थी वो लाहौर के पास चली गई थी, सियालकोट क्रॉस करके थी। हालांकि उसका 4.5 फीट कद था लाल बहादुर शास्त्री का, कितना छोटा इंसान था। तो उसने कितनी बड़ा काम किया उस वक्त, कहाँ तक वो हमारी फौजें चली गई। 65 टैंक का हमला किया था पाकिस्तान, 65 टैंक का हमला, जो उस वक्त हमारे अर्जन सिंह जी थे चीफ एयर मार्शल, जो उन्होंने वो खुद लेकर गया था फाइटर जहाज और वहाँ जाकर रोका। इतना बड़ा इससे पहले किया। तो ये कहते हैं जो कुछ किया हमने किया। और एक वजह मुझे समझ नहीं आती, जब BJP की सरकार बनती है तो घुसपैठ शुरू हो जाती है। करगिल में भी पाकिस्तान आके बैठ गया 99 में, इनको पता नहीं चला। उसके बाद अभी चाइना हमारे अंदर आके बैठ गया, इनको पता नहीं चला। जब BJP की सरकार आती है, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारे अंदर आ जाता है। और इनके जो इंटेलिजेंस है मुझे नहीं पता क्या कर रही है। पुलवामा में इनको पहले पता था कि हमला होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ। इनकी जो टोटली फेलियर है, इनकी इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, बहुत जो है फेलियर है। और जिनकी एक्सटर्नल मुझे लगता है जो फॉरेन पॉलिसी भी है वो भी टोटली फेलियर हो। जितने हमारे नेवियर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के ठीक हमारे पहले से ताल्लुक ठीक नहीं है। हमारा चाइना था, हमारे साथ बांग्लादेश था, हमारे साथ नेपाल था, इनके साथ सबके साथ हमारे रिलेशन जो ख़राब हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये जो NDA की सरकार है, जो इन्होंने वादे किए थे उस वक्त सत्ता में आने के लिए, तो एक भी वादा इन्होंने जो वो पूरा नहीं किया, टोटली फेलियर रही है सरकार। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ TS वाजवा, ये PDP छोड़कर कांग्रेस में आए और इस समय सुचेतगढ़ से कैंडिडेट है DDC इलेक्शंस के। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया है क्योंकि ये खुद इस एरिया से बिलोंग करते हैं, खुद एक फार्मर है और इस एरिया को भली भांति ये जानते हैं। और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज़रूर कांग्रेस पार्टी यहाँ से अच्छे वोट लेकर कामयाब होगी। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।